दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। आप यहाँ देख सकते हैं ये सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहला सवाल है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, इसलिए कृतिका जो है घर में कम बात करती है और विद्यालय में ज़्यादा। अगला सवाल है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन पठनाई का नहीं है। ऑप्शन है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो देखिए इसका आंसर होगा पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ठीक है, छोटे शिक्षार्थियों में जो लक्षण दिखाई देता है पठन कठिनाई में वो होता है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। देख सकते हैं सीटेट 2011 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए। अगला कक्षा में जो विद्यार्थी जो है प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, या बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। आगे छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। देख सकते हैं सीटेट 2012 में पूछा गया था। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य आंतरिक रूप से यानी मैकेनिकली बार बार हो रहा है। अगला, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आवासीय विद्यालय खोलना। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अगला, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका आंसर होगा यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण कौन सा है। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन डी, प्रगतिशील विद्यालय। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किसका विचारक द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर होगा जॉन डीवी के द्वारा। अगला, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसा परिवर्तन हो सकता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं।
तो व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो ये आपका शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। 16 नंबर सवाल है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है बाल केंद्रित शिक्षा में? तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा ये आंसर यही होगा, ऑप्शन ये आंसर होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं क्योंकि फालतू ऑप्शन बता के टाइम वेस्ट नहीं करना है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो ये है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। देख सकते हैं यूपी टेट 2015 में पूछा गया था। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो देखिए इसका आंसर होगा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। आगे प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपलब्धि। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दोनों दुनिया को प्रतिबंधित करे। अगला है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में? तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। अगला है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो बच्चों को देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? 29 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? इसका आंसर होगा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? तो देखिए शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो देखिए ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। 35 नंबर है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। आगे देखिए, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बाल केंद्रित कक्षा क्या है? तो देखिए बाल केंद्रित कक्षा है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है।
निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय होना। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो आंसर होगा केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है या कैसे किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके और आपका आकलन की भिन्न भिन्न विधियां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए, इसका आंसर होगा शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। 44 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।